हेलो, गुड इवनिंग सभी को। चलो देखिएगा ना, देखो लास्ट क्लास के अंदर अपने कॉम्पटन प्रभाव का मैथमेटिकल डेरिवेशन चल रहा था और पिछली क्लास के अंदर अपन ने कॉम्पटन विस्थापन के लिए फॉर्मूला क्या कर लिया था, डिराइव कर लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, कॉम्पटन विस्थापन के लिए अपन इलेक्ट्रॉन की दिशा या फिर अपन कहें इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कोण, ये क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे देखिएगा अपन किस तरीके से डिराइव करते हैं। देखो हेडिंग लगा लीजिएगा आप उसी के आगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा। और ब्रैकेट के अंदर लिख लो आप इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कोण, इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कोण। अब सुनना सारे के सारे, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, बिल्कुल सटीक ध्यान होना चाहिए सबका बोर्ड पर। देखिएगा ये हमारे पास में एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है। इस स्थिर इलेक्ट्रॉन पर क्या किया अपन ने, एक फोटोन आपतित किया और जो फोटोन अपन ने आपतित किया है उस फोटोन का संवेग कितना है, hν/c है। इसका संवेग कितना है, hν/c। ये हो गया आपतित फोटोन, ये हो गया हमारे पास में आपतित फोटोन। अब क्या होगा, जैसे ही ये फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये हो गया स्थिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होता है, 0। तो ये संवेग लिख दिया मैंने, P2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसे निश्चित ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ठीक है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन कितने कोण पर चला जाता है, थीटा कोण पर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है, जबकि जो फोटोन है वो फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन, और इसे नाम देंगे अपन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इसका संवेग कितना होता है, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, P1 इक्वल टू होता है hν/c और इसका कितना होता है, P2 इक्वल टू mv। अब अपन को करना क्या है, इस संवेग के घटक बनाने हैं। ठीक है, तो ये वाली दिशा कौन सी थी अपने पास में, x दिशा थी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पिछली वाली क्लास ले रखी है तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आएगा। देखो ये प्रकीर्णित फोटोन का संवेग कितना है, hν/c। ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, ये x अक्ष के साथ बना रहा है कितना कोण, फाई कोण। तो इसका x दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, hν/c cos फाई। और इधर संवेग कितना है, mv है, और ये x के साथ कितना कोण जनरेट कर रहा है, थीटा। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसका mv cos थीटा। अब एक काम करते हैं अपन, ऐसे ही y दिशा के अंदर संवेग बना लेते हैं। y दिशा के अंदर अपन क्या करते हैं, संवेग बना लेते हैं। तो ये हो गई आपकी कौन सी दिशा, y दिशा हो गई। तो y दिशा के अंदर इसके संवेग कैसे बनेंगे, संवेग के कंपोनेंट कैसे बनेंगे, तो ये हो गई अपनी y दिशा। तो चलो, अगर ये वाला कंपोनेंट hν/c का x दिशा में hν/c cos फाई है, तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, 90-फाई। आप इसे कह सकते हो hν/c cos 90-फाई, या फिर जनरली आप इसे ऐसे कह दो, सिंपल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पिछली क्लास में अपन समझा चुके hν/c sin फाई। ठीक है ना, और इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा अपने पास में mv sin थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम तो अपन पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x दिशा में संवेग संरक्षण और y दिशा के अंदर संवेग संरक्षण अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग डेरिवेशन को। अपन यहाँ पे x दिशा में और y दिशा में संवेग संरक्षण को अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, देखो, तो सबसे पहले अपन लेंगे x दिशा में
संवेग संरक्षण के नियम से। अगर आप x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे तो देखो मैं आपको डायग्राम के अंदर बताता हूं। ये है एक संवेग h न्यू अपॉन c, एक ये है 0 और दो संवेग ये है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि टक्कर से पहले का संवेग कितना है h न्यू अपॉन c और 0, और टक्कर के बाद के दो संवेग है, ठीक है ना। तो संवेग संरक्षण के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन h न्यू अपॉन c प्लस 0 इक्वल टू h न्यू डैश अपॉन c, ये है मेरे पास में cos फाई प्लस mv cos थीटा, ठीक है। आप इसे c से गुणा कर दो, c से गुणा करने पर अगर आप c से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो ये आएगा इधर h न्यू, इधर आएगा h न्यू डैश cos फाई और इधर आएगा mvc cos थीटा। आप mvc cos थीटा को एक तरफ रख लो तो ये हो गया mvc cos थीटा और इधर आ गया h न्यू माइनस h न्यू डैश, ठीक है। और ये है cos फाई। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, y दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं। तो y दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, तो आप y डायरेक्शन के अंदर संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे तो देखो आप अन्योन क्रिया से पहले कितना है 0 और फिर अन्योन क्रिया के बाद क्या है अपने पास में h न्यू डैश अपॉन c साइन फाई और एक है mv साइन थीटा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो टक्कर से पहले कितना है 0 और टक्कर के बाद में जो y दिशा में संवेग है वो कितना है h न्यू डैश अपॉन c साइन फाई और ये है mv साइन थीटा। और सबसे बड़ी बात ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो आप लिख सकते हो कि भाई अन्योन क्रिया या टक्कर से पहले तो कितना है 0 और बाद का कितना है h न्यू डैश अपॉन c साइन फाई और ये है इधर का अपने पास में mv साइन थीटा। माइनस इसलिए आ गया क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है इसलिए क्या आ गया, माइनस आ गया। चलो इसको इधर ले आते हैं और c से भी गुणा कर देंगे तो ये mvc साइन थीटा इक्वल टू आ गया h न्यू डैश साइन फाई। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब अपन को क्या करना है, सुनना सारे के सारे, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे। तो देखो समीकरण 2 में अपन को थीटा ही तो ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की दिशा का मतलब क्या है, tan थीटा कैलकुलेट करना है अपन को, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो जैसे ही आप 2 में 1 का भाग लगाओगे तो देखो यहां से क्या आएगा, mvc साइन थीटा, इसका भाग लगाओ mvc cos थीटा, इधर क्या है अपने पास में h न्यू डैश साइन फाई और बटा कितना है अपने पास में, ये है अपने पास में h न्यू डैश cos फाई। अब चेक कीजिएगा आप लोग सारे के सारे, ध्यान दो, सुनो, देखो MVC से ये MVC कट जाएगा, ठीक है ना। तो साइन बटा कोस तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा tan थीटा। यहाँ एक काम करते हैं अपन, सुनो, यहाँ अपन एक काम करते हैं, h न्यू डैश का ऊपर नीचे भाग लगा देते हैं। h न्यू डैश का ऊपर नीचे भाग लगा रहा हूँ मैं। अगर मैं h न्यू डैश का ऊपर भाग लगाऊंगा तो ऊपर से h न्यू डैश हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल साइन फाई बचेगा, ठीक है। और इसी h न्यू डैश का मैं नीचे भाग लगाऊंगा तो इधर आएगा h न्यू अपॉन h न्यू डैश और इधर भाग लग जाएगा h न्यू डैश अपॉन h न्यू डैश cos फाई।
मतलब कुल मिला के अपन ने ऐसे किया है, मैं आपको बता दूं कि एच न्यू डैश का ऊपर नीचे भाग लगाया है, तो सीधा इधर भी ऐसे ही लिख दो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें अपन इसे। नीचे भाग लगाओगे एच न्यू डैश का तो न्यू अपॉन न्यू डैश आ जाएगा, और इधर आ जाएगा मेरे पास में कॉस फाई। कितना आ जाएगा? कॉस फाई आ जाएगा। इसे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। इसे क्या देंगे अपन? समीकरण नंबर 3 देंगे। अब सुनना सारे के सारे, देखो पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कॉम्पटन विस्थापन का। तो हम जानते हैं कॉम्पटन विस्थापन का फॉर्मूला, हम जानते हैं कि जो कॉम्पटन विस्थापन है, कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, तो कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र क्या था देखिएगा। कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको ना, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन न्यू डैश। तो इधर सी अपॉन न्यू डैश, इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? सी अपॉन न्यू, और ये आ गया एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, या सी कॉमन ले लो और नीचे ले आओ फिर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सी का भाग लगा दो, इधर भाग लगाओ तो हट जाएगा, इधर भाग लगाओ तो भी सी हट जाएगा, इधर भी भाग लगा दो तो ये एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक बार मैं ऊपर बता देता हूं आप लोगों को। देखो इस समीकरण 3 को अगर आप देखोगे तो आपको पता है इधर क्या है? न्यू अपॉन न्यू डैश है। समीकरण 3 के अंदर इधर क्या है? न्यू अपॉन न्यू डैश, यानी अपन को न्यू अपॉन न्यू डैश कैलकुलेट करना है। तो न्यू अपॉन न्यू डैश कैसे बना सकते हैं अपन? इसके अंदर देखो, न्यू से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, न्यू से गुणा करने पर अगर आप न्यू से गुणा करोगे तो ये इधर आ जाएगा न्यू अपॉन न्यू डैश, न्यू अपॉन न्यू, और ये आ जाएगा एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, ये आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो ये आ गया अपने पास में न्यू अपॉन न्यू डैश, ये 1 आ गया, ये एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। चलो एक काम करते हैं अपन, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर को अल्फा के बराबर मान लेते हैं। तो माना अल्फा बराबर एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा इसलिए माना है ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। ठीक है, तो चलो जो माना है अपन ने वो इसके अंदर रखते हैं अपन। तो ये आएगा देखो न्यू अपॉन न्यू डैश, इस 1 को इधर लियो, ये अल्फा, ये 1 माइनस कॉस फाई। इसको अपन समीकरण नंबर दे देते हैं, ऊपर जो दिया है 3 के बाद में 4, ये दे दिया समीकरण नंबर अपन ने 4। और इस समीकरण 4 से मान किस में रखेंगे अपन? समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर तो देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारे पास में 3। टेन थीटा बराबर क्या है? साइन फाई अपॉन न्यू डैश कॉस फाई। ठीक है, तो अपन मान रख देते हैं इसके अंदर। तो देखना आप सब लोग, तो ये है टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई बटा न्यू अपॉन न्यू डैश का मान कितना है? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, फिर आगे क्या था अपने पास में? न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस फाई था ना, तो ये आ गया कॉस फाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? साइन फाई बटा, देखो
इस 1 को इस cos फाई के साथ लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस cos फाई, फिर अल्फा 1 माइनस cos फाई। ठीक है, फिर आगे देखो, ये आ गया tan थीटा इक्वल टू साइन फाई 1 माइनस cos फाई, दोनों में से कॉमन निकाल लो। देखो इधर भी है ना 1 माइनस cos फाई, इधर भी है 1 माइनस cos फाई, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस अल्फा बच जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में इलेक्ट्रॉन की दिशा। ये क्या, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कोण भी कह सकते हो आप। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम के अंदर, प्रकीर्णन कोण, या फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा आप लोग कह सकते हो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन की दिशा या इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन कोण का डेरिवेशन। ठीक है ना, तो आप लोगों को मैं रिटर्न करवाता हूं इसको। ठीक है, तो चलेगा, इसके अंदर आप लोग लिखना, इसके अंदर आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कोण, मतलब हेडिंग लगा लो। इसके अंदर लिखना जब इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन टक्कर करता है, जब इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन टक्कर करता है तो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को, तो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को निश्चित ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, निश्चित ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, निश्चित ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा को ग्रहण करके, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा को ग्रहण करके थीटा कोण पर चला जाता है, थीटा कोण पर चला जाता है, थीटा कोण पर चला जाता है। चलेगा, ये डायग्राम बना लो आप लोग। डायग्राम वापस बनाना है एक बार और। ठीक है, डायग्राम बनाना है, फटाफट इस डायग्राम को बना लीजिएगा आप लोग। इस डायग्राम को बना लीजिएगा आप लोग फटाफट। फटाफट बना लो इस डायग्राम को। बना लिया होगा आप लोगों ने। अब ये डेरिवेशन उतारना है आप लोगों को। यहां से फटाफट उतार लीजिएगा।
इसको ऊपर कर देता हूं मैं। उतारो फटाफट इसे। चलेगा सुनना ना। अब इसके आगे अपन एक क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा का पूरा, तो अपन को ढंग से समझना है ना। तो एक बार सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान देना, देखिएगा। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे ही रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिख देता हूँ। एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन करो जिस पर वह विराम अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी आदि ऊर्जा का, पहले एक बार लिख लो क्वेश्चन फिर मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। आदि ऊर्जा का स्थानांतरण कर सके। हाँ जी सुनना। एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन करना है जिस पर वह विराम अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी आदि ऊर्जा क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, अपनी आदि ऊर्जा का स्थानांतरण कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन को इस क्वेश्चन के अंदर पकड़ने की क्या है, देखो
सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के अंदर पकड़ने की ये है न्यूनतम ऊर्जा, और न्यूनतम ऊर्जा भी किसकी ज्ञात करनी है? फोटोन की। मेरी बात सुनना ढंग से, न्यूनतम ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, और न्यूनतम ऊर्जा भी किसकी कैलकुलेट करनी है? फोटोन की। अब ध्यान दो, आ जाओ। फोटोन की ऊर्जा होती है E = h न्यू, यही होती है, और न्यू इक्वल टू होता है c/λ, ये भी जानते हैं आप लोग, न्यू इक्वल टू होता है c/λ। अब ये फोटोन की ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा का मान मिनिमम कब होगा? जब इस राशि का मान क्या हो? मैक्सिमम हो। अरे भाई ये मिनिमम कब होगी? ये E का मान मिनिमम कब होगा? जब लैम्डा का मान क्या हो? मैक्सिमम हो। तो कैसे भी करके अपन को लैम्डा मैक्सिमम का मान यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? देखो फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो E = होता है h न्यू, न्यू इक्वल टू हो गया c/λ। अब E का मान मिनिमम कब होगा? जब लैम्डा का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो कैसे भी करके आप लोगों को क्या करना है? लैम्डा मैक्सिमम का मान कैलकुलेट करना है। अगर आपने लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया तो आप E मिनिमम आसानी से ज्ञात कर लोगे। अब कैसे कैलकुलेट होगा लैम्डा मैक्सिमम? सुनना, देखो ध्यान दो, सबके सब ध्यान देना ढंग से। सबसे पहली बात करते हैं अपन, जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा सब जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है h न्यू। आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। अब सुनो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई फोटोन आपतित हुआ, ठीक है, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी है? h न्यू है। अब यदि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा दे दी, इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दे दी? आधी ऊर्जा दे दी। आधी ऊर्जा देने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दे दी? h/2 ऊर्जा दे दी। भाई एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित हुआ, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी थी? h थी। अब इसने आधी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। यानी कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी? h/2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो बची कितनी? अरे मेरे पास में 1 रुपए है, जिसमें से मैं 50 पैसे किसी को दे दूंगा तो बचेंगे कितने? 50 पैसे, ठीक है। तो इसने h/न्यू ऊर्जा जब आपतित करी इलेक्ट्रॉन पर और इलेक्ट्रॉन को आधी ऊर्जा दे दी, तो प्रकीर्णित फोटोन के पास कितनी एनर्जी रहेगी? प्रकीर्णित फोटोन के पास आधी एनर्जी रहेगी। कितनी एनर्जी रहेगी? आधी, क्योंकि ये आधी एनर्जी तो किसको दे चुका? ये आधी एनर्जी तो इसने किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। आधी एनर्जी इसने किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब बची कितनी इसके पास में? सर इसके पास में केवल अब आधी ही एनर्जी बची है, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को? देख लो सारे के सारे, भाई इसने आधी ऊर्जा दे दी, तो अब इसके पास में कितनी बचेगी? आधी ही ऊर्जा इसके पास में यहाँ पे बचेगी। कितनी ऊर्जा बचेगी? आधी ही ऊर्जा इसके पास में बचेगी। तो देखना सारे के सारे, सुनो, तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h/2 होती है ना। अब ये हुई कितनी यहाँ पे? h/2 के बराबर ही तो है ये। वापस सुनना, आपतित फोटोन की ऊर्जा h/2 है, इसमें से इसने आधी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो बची कितनी इसके पास? प्रकीर्णित फोटोन के पास में आधी तो बची। तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा को आप किससे लिखते हो? h/2 से। तो इस h/2 का मान किसके बराबर है? h/2 के ही बराबर है। अब एक काम करते हैं अपन, देखो न्यू डैश इक्वल टू होगा c/λ और न्यू इक्वल टू होगा c/λ। तो अब आप देखोगे इस वाले से कट गया SC से SC, तो लैम्डा डैश बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? सर लैम्डा डैश बराबर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में कितना? 2 लैम्डा। लैम्डा डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा? 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर बन सकता है, ठीक है ना। तो लैम्डा डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में? 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। अब इसका क्या करें? आओ ये काम आएगा हमारे पास में। कैसे काम आएगा? देखो हम जानते हैं कि इसको 1 दे देता हूँ ना, हम जानते हैं कि
क्या जानते हो? कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र। हम जानते हैं कि कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, तो कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र क्या होता है? देख लो आप लोग सारे के सारे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? ये होता है लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। यही तो बताया था मैंने। अब आ जाओ, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। 1 से मान 2 में रख दो। समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, जैसे ही आप 1 से मान 2 के अंदर रखोगे तो लैम्डा डैश का मान कितना है? 2 लैम्डा। फिर लैम्डा अपनी जगह है ही, लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, अब देखो इसके आगे सुनना, 2 लैम्डा में से लैम्डा गया तो कितना बचा? लैम्डा बचा, लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। अब हमें तो लैम्डा थोड़ी चाहिए था, हमें तो लैम्डा मैक्सिमम चाहिए था। तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था सर? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लैम्डा है उसका मैक्सिमम मान फाई के कौन से वैल्यू पर होगा? 180 पर होगा। ठीक है, तो यदि पिछली क्लास में बताया था फाई इक्वल टू 180 डिग्री हो तो लैम्डा का मान किसके बराबर होगा? लैम्डा मैक्स के बराबर होगा। तो रख दो इसमें, लैम्डा की जगह लैम्डा मैक्स, लैम्डा सी 1 माइनस कॉस 180। कॉस पाई का मान कितना होता है? कॉस पाई का मान होता है -1। कॉस 180 का मान -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा सी हो जाएगा। समीकरण नंबर दे देते हैं इसे 4। अब सुनो, देखो ढंग से देखना। हाँ जी, अपन को फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन की ऊर्जा, सर इसका फॉर्मूला होता है फोटोन की ऊर्जा का E इक्वल टू एच न्यू। न्यू बराबर कितना होता है? C अपॉन लैम्डा होता है। बिल्कुल राइट, C अपॉन लैम्डा। अब मेरी बात सुनो, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाली वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। तो देखो, न्यूनतम ऊर्जा के लिए, न्यूनतम ऊर्जा के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी, अर्थात E का मान आप मिनिमम करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लैम्डा का मान मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 5, और 4 से मान किस में रख देंगे? 5 में। तो समीकरण 4 से मान 5 में रखने पर, तो 4 से मान 5 के अंदर रखेंगे तो E मिनिमम बराबर हो जाएगा HC अपॉन, हाँ जी, इसका मान कितना था? 2 लैम्डा सी। चलो सभी वैल्यू रख देते हैं अपन और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, सारी वैल्यू रख देते हैं अपन। E मिनिमम, H का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। इसका मान होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और 2 लैम्डा सी का मान कितना होता है? 0.0242 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लिख सकते हो 0.0242 इंटू 10 की पावर -10। अब मेन मुद्दा आता है कि ये जो एनर्जी आएगी किसके अंदर आएगी? चेक कर लो। H होता है जूल सेकेंड में,
प्लांक कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड, प्रकाश का वेग होता है मीटर पर सेकंड, और ये वेवलेंथ किसके अंदर लिखी है, मीटर के अंदर। तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये किसके अंदर आएगी एनर्जी, जूल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी एनर्जी, जूल के अंदर। तो ये वाली एनर्जी किसके अंदर आएगी, जूल के अंदर। अब मान लो आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे कह के दे कि नहीं जूल के अंदर नहीं, हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करके बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 1 जूल बराबर होता है 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो रख दो मान, तो ई मिनिमम बराबर आएगा हमारे पास में 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा बहुत तो कर लो सॉल्व। तो ये आ गया 0.0484 गुणा 10 की घात -10 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का इसमें भाग लगा दो। तो आप इसे सोल्व करोगे तो आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना। आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आंसर आएगा 2.56 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लेना, और ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फोटोन की मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, कितनी ऊर्जा स्थानांतरण कर सके, आधी ऊर्जा स्थानांतरण कर सके। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है। चलो आप लोग इसे उतार लो। चलिएगा, फटाफट उतार लीजिएगा आप लोग इसे। चलो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। उतार लीजिएगा इसे फटाफट। ये फ़ायदा हो जाता है, हम एक साथ बोर्ड में पूरा वर्क कर लेते हैं एक साथ एक क्वेश्चन को। पहले टुकड़ों में हुआ करता था, आधा किया फिर उतारो उसे, अब एक बार में पूरा समझो फिर एक साथ उतारो इसे ना। ठीक है, उतारिएगा।